आप सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता जो कि संभावित है, जिसका फॉर्म भराया जा चुका है, अप्रैल या मई या मार्च में भी हो सकता है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2026 का जब कैलेंडर आएगा तो उसमें इस चीज़ का जिक्र होगा। तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग जो है कि इस वीडियो के माध्यम से देखना शुरू करेंगे। इसके पहले जो यह परीक्षा हुई थी साथियों, वह सन 2020 में हुई थी। तो सबसे पहले आज हम सन 2020 की उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता का राजनीति विज्ञान का जो पेपर आया हुआ था उसको देखेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसका जो उपयोग होगा साथियों, वो जो बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 आने वाली है उसमें भी राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता पेपर के लिए जो है कि यूजफुल होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है साथियों कि निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है। पहला विकल्प दिया पेरेटो, मोस्का, मॉन्टेस्क्यू, मिचेल्स। तो इसमें से साथियों लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का जो अनुयायी नहीं है वह है मॉन्टेस्क्यू। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स आदि लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक माना जाता है और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में किया था। तो यहाँ पे हम लोगों को दो तीन कथन याद करने हैं। पहली बात तो लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक को के नाम याद करने हैं, जिनमें से पैरेटो है, मोस्का है और मिचेल्स हैं। और मॉन्टेस्क्यू के बारे में ये हमको आपको याद रखना है कि यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जनक माने जाते हैं और उन्होंने इस अपने सिद्धांत का जो वर्णन किया था, उनकी किताब का नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि 1748 में पब्लिश हुई है। अब साथियों इसका जो दूसरा कथन है, दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा था साथियों, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है केवल राज्यसभा में, मतलब विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 64 में किया गया है। और अतः उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। वह राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो तथा जिससे लोकसभा क्या होगी, सहमत होगी। तभी जो है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22A, अनुच्छेद 22B। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A। देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बताते हुए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसे अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत राज्य अर्थात सरकार जो है वह 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपबंध करेगा। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके सामने, निम्न राज्यों में से किस एक में विधान परिषद का अभाव है। तो साथियों बात आप गांठ बांध लीजिए कि यह जो है कि TGT, PGT या GIC प्रवक्ता का जितने भी इस टाइप के टीचर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये विधान परिषद से 1-2 सवाल कंपलसरी आते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो LT का 2025 का पेपर हुआ है, 2026 में हुआ है 17 जनवरी को, उसमें भी पूछा गया था विधान परिषद किन किन राज्यों में है, ऐसे विकल्प बना के पूछा था। तो उनमें से जितने भी राज्य दिए थे सभी में जो है कि विधान परिषद का प्रावधान है। तो यहाँ पूछा है कि निम्न राज्यों में से किस एक में विधान परिषद का अभाव है। तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में भी विधान परिषद है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में है, तो उड़ीसा में नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। वे कौन से 6 राज्य हैं साथियों, इनके नाम याद रख लीजिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। उड़ीसा में जो है कि विधान परिषद नहीं है। और एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत
विधान परिषद का प्रावधान करने का अधिकार है और किसको है और किसकी सिफारिश पर है। ये तीनों सवाल के जवाब आप लोग दीजिएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा में प्रस्तावित होगा, राज्यसभा में प्रस्तावित होगा, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत प्रस्तावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के पर जो है कि महाभियोग प्रस्तावित हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर, तो ये भी याद रखना किस बेस पर होगा साथियों, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो अतः राष्ट्रपति पर महाभियोग का एकमात्र आधार क्या है, संविधान का अतिक्रमण। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में बताई गई है, और जिसके अनुसार क्या होगा कि इस प्रक्रिया को किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसके लिए उस सदन के कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, और इस आशय की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण कथन वो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, किस आधार पर है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर है, और ये किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, ये नहीं कि उपराष्ट्रपति की तरह से केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। इसीलिए देखिए साथियों, सवाल भी बनता है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान केवल राज्यसभा में पहले लाया जाएगा, उसके लिए बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और जिस सदन के द्वारा लाया जाएगा उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके बारे में सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है कि दे दी जानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो साथियों यह हुआ था 1919 के अधिनियम के द्वारा, वो भी राज्यों में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं, के द्वारा हुआ था। इसे राज्यों में लागू किया गया था। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? 1861 में, 1892 में, 1909 में या 1911 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 1909 में, वो भी मुस्लिम्स के लिए हुआ था। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1919 के अंतर्गत हुआ। प्रारंभ में यह मुसलमानों के लिए लागू किया गया था, और 1919 में इसको बढ़ा करके साथियों सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए भी यह प्रावधान कर दिया गया था, पृथक निर्वाचन का प्रावधान। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 249 के तहत। देख लीजिए व्याख्या। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो संसद उस विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। और यह प्रक्रिया इस तरह से, इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित विधि जो होगी वह साथियों 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकारी समिति का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति की कई उप समितियाँ भी थीं। एक सवाल साथियों मेरा मन कर रहा है आपसे पूछ लूं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अनुच्छेद 249 का जिक्र तो हो गया, अब आप लोग बताइएगा अनुच्छेद 250, 51, 52 और 53 में क्या प्रावधान है, क्योंकि अनुच्छेद 253 से संबंधित प्रावधान LT ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। तो जिसको जानकारी होगी, जो भी विद्यार्थी इसको वीडियो को देखेगा, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, पूछा गया है कि भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री? तो साथियों भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का जो
अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। और अब आप लोग जवाब दीजिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद के अलावा जो क्षेत्रीय परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति लोकहित की सिद्धि के लिए आवश्यक समझे तो वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेगा। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए, राष्ट्रपति इसका गठन करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें दो टर्म जो है कि पूछे जाते हैं कि इसके गठन का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों, वो प्रधानमंत्री होता है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी जो है कि लोकसभा के होते हैं, यह कंपलसरी होता है। चलिए देखिए इसकी व्याख्या। देखिए, प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य जो है कि लोकसभा से होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 साथियों कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृत किया। वो उस समय करंट अफेयर के हिसाब से सवाल बना था साथियों, ताज़ा यह घटना हुई थी, इस वजह से इसका सवाल बन गया था। तो इसका जो सही जवाब है वह है 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इसको जो है कि इस अधिनियम को स्वीकृति दी थी। देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 5 अगस्त 2009 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और इसी दिन यह राज्यसभा से विधेयक को पारित कर दिया गया और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। इस प्रकार दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति 9 अगस्त 2019 को दे दी और यह अधिनियम 30 अक्टूबर 2019 से क्या हो गया, लागू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 साथियों कि जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया। 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950 या 24 जनवरी 1950। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है 24 जनवरी 1950। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था जिसका हिंदी संस्करण अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश, और वो भी जो है कि 1 अक्टूबर 1953 को। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो इतनी बातें थीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का संबंध विदेश नीति से है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह न तो 320 है न 322 है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है विकल्प, 324 और 326। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 324। और 326 में साथियों जो है कि वयस्क मताधिकार का जिक्र है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 324 जो कि भाग 15 में है निर्वाचन आयोग का प्रावधान के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसके अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन और निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा। 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो वह जो है कि
अनइफेक्टिव हो जाएगा, तो अप्रभावी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है साथियों सही है। देखिए अनुच्छेद 249 से संबंधित 2 सवाल बन गए। तो अनुच्छेद 249, 50, 51, 52, 53 ये आप लोग याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है कि इनमें क्या प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अनधिक समय के लिए प्रभावी रहेगा और इसमें जो प्रस्ताव पारित होता है साथियों वो 2/3 की मेजोरिटी से पारित होता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए अगला सवाल बना है कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था साथियों वो कैबिनेट मिशन योजना थी, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में दिल्ली आया, इसने मई 1946 में अपना प्रस्ताव पेश किया और संविधान सभा का गठन इसी प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी। थॉमस जेफरसन, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन पियर्स या जैकरी टेलर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है थॉमस जेफरसन। व्याख्या देख लीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा एक राजनीतिक दस्तावेज थी जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित किया। स्वतंत्रता की घोषणा तैयार करने का कार्य थॉमस जेफरसन को सौंपा गया था। जेफरसन द्वारा तैयार घोषणा में एडम्स तथा फ्रैंकलिन ने कुछ संशोधन किया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई। विकल्प दिया है असमी, बोडो और कोंकणी, सिंधी। तो इसका सही जवाब है साथियों बोडो। देखिए 8वीं अनुसूची में जो है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो संख्या है वो है 22। अब अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसमें साथियों ऑप्शन सी जो दिया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह जो है कि संघीय संविधान की विशेषता नहीं बल्कि एकात्मक संविधान की विशेषता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है, न कि संघीय। संघात्मक व्यवस्था में राज्यपाल का चुनाव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो साथियों स्थानीय स्वशासन का जनक जो है कि लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 23 कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। तो साथियों जो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे वो थे ट्रिग्वे ली, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिग्वे ली जो कि 1946 से 1952 तक थे, जो नॉर्वे के निवासी थे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल के निवासी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं। लॉस्की, लॉक, मिल या ग्रीन। तो इसका सही जवाब है साथियों लॉक इसका सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद का मुख्य विषय है व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। स्वतंत्रता, समानता व संपत्ति को लॉक ने मुख्य प्राकृतिक अधिकार माना है। अब बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए 25 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस एक को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हस्तक्षेप का सिद्धांत साथियों जिसको लेसेस फेयर भी कहते हैं, यह है व्यक्तिवाद को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए व्यक्तिवाद एवं उदारवाद का मूल सिद्धांत है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात अहस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, एक्टन
एक्टन आदि जो है कि प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यक्तिवादी विचारकों के नाम भी याद रख लीजिए, लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल और एक्टन। ये कैसे विचारक है साथियों? ये व्यक्तिवादी विचारक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों अरस्तु ने किया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। आधुनिक युग में जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत को नए रूप में प्रस्तुत किया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है तुहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है साथियों राजा राम मोहन राय हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तुहफात उल मुवाहिदीन राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं की निंदा की गई है। यह पुस्तक एकेश्वरवाद के सिद्धांत का समर्थन करती है। अब है साथियों क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? पहल, वापस बुलाना, संघात्मक संरचना या जनमत संग्रह। तो इनमें से साथियों जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है वह है संघात्मक संरचना। पहल, वापस बुलाना, जनमत संग्रह आदि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के आवश्यक उपकरण है। संघात्मक संरचना संघीय शासन की विशेषता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, सूचियों का मिलान कराना है। देखिए इनमें एक तरफ दिया है जनता दल की स्थापना, दूसरा दिया है साम्यवादी दल की स्थापना, तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म और चौथा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। तो साथियों पहले देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, तो ये 1885, तो सी का हो जाएगा 4। और जनता दल की स्थापना जो है साथियों ये 1988 में हुई थी, तो हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा। और साम्यवादी दल की स्थापना साथियों ये 1925 में हुई थी, तो बी का हो जाएगा 1। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम लोगों ने मिला ही लिया। भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, तो इस तरह से डी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से साथियों देखिए ए का हो जाएगा 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो इस तरह से जो हमारा विकल्प है ए का 2, इस तरह से देखिए सी सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। देखिए जनता दल की स्थापना 1988, साम्यवादी दल की स्थापना 1925 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया साथियों कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, प्लेटो का, लास्की का, हीगल का। तो यह कथन है साथियों, यह कथन है अरस्तु का। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों एवं गांवों का समूह है जिसका उद्देश्य एक आदर्श और आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना है। इसी क्रम में अरस्तु आगे कहते हैं कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकता के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, किसने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? तो ये कहे हैं कार्ल पॉपर। इस तरह से ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। कार्ल पॉपर मार्क्सवाद के आलोचक हैं और वह मार्क्सवाद को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्ल पॉपर कहते हैं कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो ये प्रतिपादन किए थे स्टालिन ने। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। लेनिन द्वारा रूस में वर्ष 1917 में प्रथम समाजवादी क्रांति का संचालन किया गया। लेनिन के बाद रूस में सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ जिसमें स्टालिन विजयी हुआ। स्टालिन ने समाजवाद के सिद्धांतों में परिवर्तन करते हुए देश में समाजवाद की धारणा का प्रतिपादन किया। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब देखते हैं 33 में साथियों कि निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी? तो ये दिए थे साथियों S.E. फाइनर। ये भी LT ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि प्रेशर ग्रुप को अनाम साम्राज्य की संज्ञा किसने दी थी? तो ये फाइनर ने दिया था। उपद्रव एवं प्रदर्शन
अप्रतिमानित हित समूह के उदाहरण हैं। आमंड और पावेल ने दबाव समूहों को 4 वर्गों यथा संस्थागत दबाव समूह, प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक या अप्रतिमानित दबाव समूह, और तीसरा जो है कि असमुदायात्मक दबाव समूह, तथा चौथा है समुदायात्मक दबाव समूह में विभक्त किया है। इनके अनुसार अप्रतिमानिक दबाव समूह प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक व्यवहार से युक्त होते हैं और प्रदर्शनों, आंदोलनों, रैलियों, दंगों आदि के रूप में प्रकट होकर अपने भाव का विस्तार करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 है साथियों, निम्न में से कौन एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन। तो इसमें से साथियों जानते हैं कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लेबर यही 2 पार्टियां हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका में है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और चाइना में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इस तरह से इसका विकल्प बचेगा, वो हो जाएगा सी, फ्रांस सही हो जाएगा। देखिए, बहुदलीय प्रणाली उसे कहते हैं जहां कई राजनीतिक दल होते हैं और 2 से अधिक दल प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रांस, इटली, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देशों में बहुदलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली वाले देशों में केवल एक राजनीतिक दल का अस्तित्व रहता है। वर्तमान में रूस और चीन में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। द्विदलीय प्रणाली में 2 दलों की प्रधानता रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे दल भी रहते हैं, लेकिन देश की राजनीति में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है। अब अगला सवाल साथियों कथन कारण का है। देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथन ए और दूसरा कथन कारण आर है। अभिकथन है कि 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। कह रहा है कि 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है, और कारण है कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं। अब देखिए इसका क्या विकल्प बनाया है। विकल्प है कि दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, और दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है, परंतु इस तरह से ऑप्शन ए साथियों सही है, क्योंकि दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह राज्य के सभी कानून का निर्माण करती है जिसे कार्यपालिका लागू करती है, और न्यायपालिका इन्हीं कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करती है। व्यवस्थापिका कुछ हद तक कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है, परंतु 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। विधानमंडल अब कानूनों पर स्वस्थ विचार विमर्श का स्थान न होकर के संकीर्ण मानसिकता के प्रदर्शन और ओछी हरकतों का अड्डा बन गया है। अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान टॉकिंग शॉप में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, संचित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली या सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। तो इसमें से सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली जो है वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है। देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है। इस प्रणाली के तहत बहुमत अर्थात सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है। अतः इस प्रणाली में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सीमित दल प्रणाली, संचित या एकत्रित मत प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सुरक्षित स्थान युक्त निर्वाचन प्रणाली आदि के तहत अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? अध्यक्षीय सरकार की विशेषता पूछ रहा है। एकल न्यायिक व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन। तो इसमें से शक्तियों का जो पृथक्करण साथियों वह अध्यक्षीय शासन की प्रमुख विशेषता है। देखिए, शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है। बेजहॉट के अनुसार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों का एक दूसरे से स्वतंत्र होना अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का विशेष लक्षण है, और इन दोनों का एक दूसरे से संयोग और घनिष्ठता संसदीय शासन का लक्षण है। प्रोफेसर गार्नर ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को परिभाषित करते हुए कहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका
मतलब राजाध्यक्ष और उसके मंत्रीगण संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के संबंध में और अपनी नीतियों के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती हैं। इस प्रकार की प्रणाली में राजाध्यक्ष नाम मात्र का कार्यपालक नहीं होता है, बल्कि वास्तविक अधिशासी होता है और वह कानून द्वारा प्राप्त शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्मदाता और सर्वोत्तम उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है साथियों कि निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना है। स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक मानने वाला जो विचारक है साथियों वह है मैकाइवर। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए हंटिंगटन, मेटलैंड, गॉडविन, मैकाइवर, आर एच टॉनी और एच जे लॉस्की, टी एच ग्रीन, सी बी मैकफर्सन आदि विचारक स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। तो इन साथियों इन विचारकों के नाम हमको आपको याद रखने हैं। कौन कौन है जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। हंटिंगटन, मेटलैंड, गॉडविन, मैकाइवर, आर एच टॉनी, एच जे लॉस्की, टी एच ग्रीन, सी बी मैकफर्सन, ये सब जो कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण आर एच टॉनी ने अपनी कृति इक्वालिटी में किया है और उपर्युक्त विचारकों के अलावा ह्यूम, बार्कर, रूसो भी स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। और लॉस्की के अनुसार यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति है तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहाँ गरीब और साहूकार हों, शिक्षित और अशिक्षित हों, वहाँ मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे। और समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। अब क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों कि पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की जाती है। तो ये की जाती है साथियों मैकियावेली से। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। प्रसिद्ध यूरोपीय विचारक निकोलो मैकियावेली की तुलना कौटिल्य से की जाती है। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्र राज्य के सिद्धांत का प्रवर्तक होने के कारण मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है और राज्य की सुरक्षा और विस्तार की दृष्टि से कौटिल्य और मैकियावेली में अत्यधिक समानता पाई जाती है। किसकी दृष्टि से साथियों? राज्य की सुरक्षा और विस्तार की दृष्टि से। इन दोनों आधार पर मैकियावेली और कौटिल्य में काफ़ी समानता पाई जाती है और दोनों ने अपने विचारों में राजनीति के अंतर्गत छल कपट और मिथ्याचरण को मान्यता प्रदान किया है। अब अगला सवाल है कि समाजवादी राज्य को मानते हैं। समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? विकल्प दिया है एक आवश्यक बुराई, एक दैवीय संस्था, या एक शोषण का उपकरण, या एक सकारात्मक अच्छाई। तो समाजवादी साथियों राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं क्योंकि समाजवादी चाहते हैं कि राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर हो पॉलिसी बनाने में या शासन चलाने में। तो इस तरह से वो क्या मानेंगे? राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानेंगे। देखिए वह आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली जिसमें सामाजिक उत्पादन के साधन सार्वजनिक स्वामित्व में रखे जाते हैं, सारा उत्पादन, वितरण और विनियमन सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है और वह सरकार के निर्देशन में चलता है, समाजवाद कहलाता है। समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के अधिकार का विरोध करते हैं। उनके अनुसार संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, यथमात्यम। तो साथियों यथमात्यम जो है यह मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो है कि मार्क्सवाद से संबंधित हैं। देखिए लेसिस फेयर इसी को कहा जाता है, यह व्यक्तिवाद से संबंधित है। यद्भाव्यम होना चाहिए, तो यहाँ पे यथमात्यम इन्होंने लिख दिया है। यद्भाव्यम की नीति का संबंध उदारवाद से है, जबकि अन्य सभी सिद्धांतों का संबंध मार्क्सवाद से। उदारवाद और व्यक्तिवाद एक ही बात होती है साथियों, बस उदारवाद जो होता है वो इकोनॉमिक क्षेत्र में होता है और व्यक्तिवाद जो होता है वो मानव व्यवहार या राज्य और व्यक्ति के संबंध के बीच होता है। और मार्क्सवाद की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं? वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग चेतना की अवधारणा, क्रांति का सिद्धांत। अब क्वेश्चन नंबर 42 है साथियों, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर
अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। लॉक, हॉबमैन, कांट, रूसो। तो ये कथन बोलने वाले हैं साथियों हॉबमैन। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत कथन E.F. हॉबमैन का है। वह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री तथा सामाजिक टीकाकार थे। T.W. केंट कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। राज्य का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है साथियों। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है। तो उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को सुकर दर्शन कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए साथियों जो है कि सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को भौतिकवादी कहकर विचारकों ने उसकी आलोचना की है और कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को सुकर दर्शन कहा है। यह भी साथियों एल्टीग्रेड के एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में जो सवाल हुआ था, ये सवाल भी आया था कि उपयोगितावादी सिद्धांत को किसने पिग फिलॉसफी कहा था, तो वह कार्लाइल ने बोला था। और रॉबर्ट एल मूरे ने कहा है कि यदि हम अंतरात्मा को तिलांजलि दे दें तो जैसा बेंथम ने किया है, तो फिर नैतिक या अनैतिक कार्य नाम की कोई चीज़ शेष नहीं रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों कि क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। यह कथन किसका है? मैकाइवर, लास्की, बिस्मार्क या हिटलर का? तो यह कथन है साथियों लास्की का। लास्की ने कहा है कि चूंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके निर्देश को सही या प्रामाणिक मानकर उसका स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। जोसेफ डी मैस्ट्रे के अनुसार सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं साथियों। किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है? तो ये बोले हैं लॉर्ड एक्टन। देखिए लॉर्ड एक्टन का कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? निरंकुशता, विभाज्यता, स्थायित्व और अनन्यता। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो भी विभाज्यता। देखिए संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की निम्न विशेषताएं जो है कि निर्धारित की गई हैं। क्या है? एब्सोल्यूटनेस मतलब पूर्णता और सार्वभौमता, यूनिवर्सलिटी, अदेयता, इनअलाइनेबिलिटी और स्थायित्व, परमानेंस और अविभाज्यता, इंडिविजुअलिटी, ये जो है कि हैं। और जनसंख्या राज्य का तत्व है। राज्य के 4 अंग माने जाते हैं। कौन कौन? जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 47 साथियों कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह हैं जॉन ऑस्टिन। तो इस तरह से बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था जो राज्य की कानूनी संप्रभुता से जुड़ा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। अब है हाँ देखिए जॉन ऑस्टिन ने पहले सकारात्मक कानून की धारणा का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक कानून ऐसा है जिसे किसी संप्रभु संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय जो समाज में सर्वसत्ता संपन्नता या सर्वोच्च हो द्वारा बनाया गया है। सकारात्मक कानून की इस नींव पर ही ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की संकल्पना का निर्माण किया है। यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त न हो बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हों तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभुसत्ताधारी कहेंगे और इस सत्ता समेत उस समाज को राजनीतिक या स्वाधीन समाज कहा जाएगा। इस तरह संप्रभुता का यह सिद्धांत पूरी तरह से अद्वैतवादी मतलब एकलवादी है, अर्थात उसके समक्ष कोई नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। देखिए बोदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो एवं ऑस्टिन के अनुसार राज्य समाज की बुनियादी संस्था है। तो राज्य को समाज की बुनियादी संस्था कौन मानते? बोदा, ग्रोसियस और हॉब्स और रूसो। एवं एकमात्र ऐसी संस्था है, ये राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं, मात्र एक ऐसी संस्था जो समाज हेतु कानून बनाती है। अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत मोनिलिस्टिक थियरी
मोनिस्टिक थियरी कहते हैं, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में हुई। अब क्वेश्चन नंबर 48 है साथियों कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। समझौते का अंग समझौते से ऊपर, व्यक्तियों के नीचे, प्रजातांत्रिक रूप से, तो यह समझौते के ऊपर था। इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते के ऊपर था। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च और पूर्ण होती है। संप्रभु को अपेक्षित अधिकार सदा के लिए सौंप दिए जाते हैं, जिन्हें वापस नहीं मांगा जा सकता। इन्हें वापस मांगने का अर्थ होगा सभ्य समाज को भंग करके प्राकृतिक दशा में लौट जाना, जहां शक्ति या सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हॉब्स कहता है कि किसी भी शासन प्रणाली के अंतर्गत, चाहे वह लोकतंत्र हो या अभिजात तंत्र, मतलब अभिजात तंत्र हो या राजतंत्र हो, मोनार्की हो, संप्रभुता के लक्षण एक जैसे होते हैं और वह बहुत व्यापक होती है। प्रभुसत्ताधारी को उसके शासित या प्रजाजन न तो हटा सकते हैं और न दंड दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? तो यह कथन है साथियों रूसो का। देखिए, रूसो ने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 50 साथियों कि विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का निर्माण मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ, राज्य का निर्माण क्रांति से हुआ, राज्य का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ, राज्य का विकास मंद प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी सही है, राज्य विकास की मंद प्रक्रिया है। विकासवादी सिद्धांत यही मानता है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की भांति ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवी संस्था है, न बल प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन है जिसे मनुष्यों ने सोच विचार कर और एक साथ मिलजुल कर बनाया है, बल्कि राज्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का परिणाम है। अतः मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया है, उसने अपने सामाजिक जीवन को संगठित करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे संगठन के जो विविध रूप विकसित किए, उन्हीं में से राज्य अपने आप विकसित हुआ है। इस प्रकार विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है साथियों कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय। सामाजिक समझौता सिद्धांत में पूछ रहा है कि प्राकृतिक अवस्था का आशय क्या है? तो प्राकृतिक अवस्था का आशय राज्य के निर्माण की पूर्व की अवस्थाएं। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्था से है। प्रोफेसर विलोबी के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को उस मौलिक समझौते का परिणाम मानता है जो समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो राज्य की स्थापना से पहले किसी भी प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त थे। अब क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था ग्रीन ने। इसलिए इसकी व्याख्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है कि सवाल बनाया है। देखिए, फिर भी इसने कहा है कि प्रसिद्ध अंग्रेजी विचारक टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ग्रीन के अनुसार राज्य का जन्म एक सामान्य हित की चेतना में होता है। सामान्य चेतना अधिकारों और कर्तव्यों को भी जन्म देती है तथा साथ में उनकी रक्षा करने वाली संस्थाओं को भी जन्म देती है। इसके साथ साथ वह संप्रभु को भी जन्म देती है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है साथियों कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवी सिद्धांत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, दैवी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य एक दैविक कृति है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। अतः राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। यूरोपीय तथा भारतीय दोनों परंपराओं में राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। यूरोपीय परंपरा में यह सिद्धांत राज्य के युग में विकसित हुआ, राजतंत्र के युग में विकसित हुआ, और जबकि भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता। तो यह मेटलैंड का कथन है साथियों। ऑप्शन सी सही है। देखिए, तो इसमें व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना था और बोदा ने जो है कि बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की आदि ने भी इसका समर्थन किया, किंतु कुछ विचारक है जैसे मेटलैंड, बकल, काउंटे, बर्क आदि राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। इसी संदर्भ में मेटलैंड ने ये बात कही थी कि जब मैं राजनीति विज्ञान को देखता हूँ
तो चलिए, और बर्क ने क्या कहा था, बर्क का भी जान जाइए। बर्क ने बोला था, हाँ, बर्क के पहले ये बकल ने कहा था कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। और बर्क ने बोला था कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 55 साथियों, कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो यह है ग्रीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो यह हीगल ने बोला था। हीगल जो कि आदर्शवादी विचारक हैं, इतना जानते रहिएगा। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण पदक्षेप है। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। अतः जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित थे, इसलिए हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है साथियों, यह किसने कहा है राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है, तो यह रजनी कोठारी का कथन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, भारत के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद तथा राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी ने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने राजनीति में जाति संबंधी अपने निष्कर्ष में कहा है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। राजनीति पर जाति की हावी होने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीक से हटकर नया संदर्भ दे दिया, जिससे उसका पुराना स्वरूप बदल गया है। और क्वेश्चन नंबर 58 है साथियों, राजनीति का संबंध राज्य में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से, तो यह कथन है डेविड ईस्टन का। इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। अमेरिकी राजनीतिक विचारक डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के ऊपर उठाकर अनुप्रयुक्त विज्ञान का रूप देने की मांग की और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं में लगाने पर बल दिया। इसी संदर्भ में ईस्टन ने कहा कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किस वर्ष में भारत ने मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, तो यह साथियों है 1977 में। देखिए, विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष संसद के दोनों सदनों में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। जिस विपक्षी दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं उसके किसी सदस्य को विपक्ष का नेता चुना जाता है। विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए उस दल के पास उस सदन की कम से कम 1/10 सीटें, मतलब कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। वर्ष 1977 से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 60 साथियों, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति। चलिए, इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। किसने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, तो यह विचार व्यक्त किए थे साथियों डी टॉकविले। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, हाँ, डी टॉकविले। देख लीजिए, ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, साथ ही यह एक अत्यंत लचीला संविधान है। इसमें संशोधन की कोई पृथक प्रक्रिया नहीं है। इन आधारों पर कुछ विद्वानों ने ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें डी टॉकविले, टॉमस पेन, बर्नार्ड शॉ आदि शामिल हैं। इनका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। टॉमस पेन ने कहा है कि जहाँ संविधान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता वहाँ संविधान होता ही नहीं है। ई गवर्नेंस का अर्थ है, तो ई गवर्नेंस का अर्थ इसमें से पूछा गया, सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं व सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय और पारदर्शिता पूर्ण तथा पारदर्शी कार्य। तो सही उत्तर चुनना है, तो इसमें से सभी विकल्प जो है साथियों सही। इस तरह से ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा, ई गवर्नेंस का अर्थ। अब देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 है साथियों कि डेविड ईस्टन ने व्यवस्था के सृजनात्मक
अवधारणा को सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? मैन एंड हिज गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम या सोशल कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिटिक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों द पॉलिटिकल सिस्टम में डेविड ईस्टन ने व्यवस्था के सृजनात्मक अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अब क्वेश्चन नंबर 64 है साथियों कि पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक हैं वाल्टर लिपमैन। देखिए, वाल्टर लिपमैन एक अमेरिकी लेखक हैं और रिपोर्टर और राजनीतिक टिप्पणीकार थे, जिन्होंने शीत युद्ध की अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे पहले प्रसिद्ध हुए। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अर्थ में स्टीरियोटाइप शब्द के साथ साथ अपने अखबार के कॉलम में मीडिया और लोकतंत्र की आलोचना की। उन्होंने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन, जो कि 1992 में प्रकाशित हुई, में प्रजातंत्र, सरकार, आत्मसर्वेक्षण, सामाजिक अनुभव आदि का विश्लेषण किया है। अब क्वेश्चन नंबर 65 पर साथियों जो है कि सूची का मिलान कराना, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है। पुस्तक देख लेते हैं, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, और अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द मॉडर्न स्टेट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। तो इसमें साथियों द मॉडर्न स्टेट जो किताब है वो है मैकाइवर की किताब का नाम है वह। तो इस तरह से हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये एच लॉसवेल की किताब का नाम है, तो ए का हो जाएगा साथियों 2। और अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है ये इसके लेखक हैं एच जे लॉस्की, और थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं एच फाइनर। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों वो देखिए, जो सही मिलान होगा वो हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से पुस्तक के नाम और लेखक आप लोग देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 66 है साथियों, एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक, सोशलिज्म, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें जो सोशलिज्म पुस्तक है साथियों वो है बर्नार्ड शॉ की बारकर की किताब है, नहीं बर्नार्ड क्रिक की किताब है, बर्नार्ड क्रिक की किताब है। तो ए का हो जाएगा 4। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो है पुस्तक यह आर ए डहल की है साथियों। और क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी यह टी बी बोटोमोर की है। और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह ई बारकर की है। तो इस तरह से जब हम मैच कराएंगे तो हमारा विकल्प बी जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि द मॉडर्न स्टेट, तो ये मैकाइवर की किताब का नाम है। क्वेश्चन नंबर 68 है साथियों कि किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। तो गठित पंचायत साथियों शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगी। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 243 अंग में पंचायतों की अवधि या कार्यकाल दिया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत की अवधि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगी। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन की स्थिति में गठित की गई नई पंचायत केवल बचे हुए समयावधि के लिए कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि किसी पंचायत के समय पूर्व भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है, किंतु यदि बची हुई शेष अवधि 6 माह से कम है तो उसका चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तब जो है कि जब नया चुनाव होगा सभी साथ में ही उसको कराया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 है साथियों, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 20 और 21। इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार इसके अपवाद हैं, अर्थात अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, 70 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति नहीं होती तो यह संसद के पास होती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान
किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी गई। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वह मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। अब क्वेश्चन नंबर 71 है साथियों कि यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो निम्न में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो साथियों, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है और संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है कि वह राष्ट्रपति को होता है। तो इस तरह से ऑप्शन 71 का हो जाएगा, देखिए स्पीकर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान साथियों, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो 118(3) में राष्ट्रपति के पास है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा इसका प्रावधान अनुच्छेद 118(4) में है। तो चारों विकल्प आप लोग याद रखिएगा, तीनों बातें कि 108 में संयुक्त अधिवेशन के बुलाने का अधिकार है और 118(3) में इसको कौन बुलाएगा ये प्रावधान बताया गया है कि ये राष्ट्रपति बुलाएंगे और कौन उसकी अध्यक्षता करेगा ये बताया गया 118(4) में। तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष जिनको स्पीकर कहा जाता है और बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है संयुक्त अधिवेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 72 है साथियों कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है। निर्वाचक मंडल, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सूची पद्धति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूची पद्धति, बाकी सब सही है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सूची पद्धति का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नहीं है। अब अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे भी, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 61। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग उसके द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है कि चलाया जाता है और महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में आरोप के माध्यम से प्रारंभ की जा सकती है और आरोप की स्थापना के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को जो है कि इसकी लिखित सूचना दी जाती है। साथ ही उस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और आरोप लगाने वाले सदन द्वारा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित कर दिए जाने पर दूसरा सदन आरोप में जांच करेगा। इस समय राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। मतलब जब दूसरे सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग की जांच चलती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है कि अपना पक्ष रख सकता है और जांच के पश्चात यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से आरोप के साबित करने का संकल्प पारित कर देता है तो उस तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 74 है साथियों, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। संविधान के प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य तो और 7वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, वही अनुच्छेद 51 में जो प्रावधान है इसीलिए। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, और बी है कि राज्यों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, सी है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राज्यीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 75 का साथियों पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य, 52वां दल बदल विधेयक निरोधक, 73वां पंचायती राज, 84वां है कि संशोधन केंद्र राज्य संबंध से। तो यही डी वाला मिसमैच है, बाकी सब सही है। देखिए, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगाई गई है और 42वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर दल बदल के आधार पर निरर्हता का प्रावधान किया गया है तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में पंचायती राज का प्रावधान किया गया अतः विकल्प डी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 76 है साथियों कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है, तो वह 61वां संविधान संशोधन है। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 में प्रभावी हुआ और नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि 9वीं लोकसभा में पहली बार 18 वर्ष के लोगों ने जो है कि मतदान किया था। अब क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विधेयक निरोधक अधिनियम के संबंध में प्रावधान है, तो 10वीं। तो इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत तो है नहीं साथियों। अब देखिए अगला सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, तो वह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यहाँ पे दिया है। देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से संवाद हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में तथा तृतीय 1932 में आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जबकि कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नमक सत्याग्रह 1930 सही है और गांधी इरविन समझौता 1931 होना चाहिए, तो ये बी सही नहीं है। देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इस समझौते के द्वारा कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गई। अन्य तीनों विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्न में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, तो मॉरिशस इसमें जो है कि सार्क का सदस्य देश नहीं है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए दक्षेस जिसको सार्क कहते हैं, तो दक्षिण एशियाई के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा की गई थी और अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था और 25 अक्टूबर 2030 से बांग्लादेश के मोहम्मद गोलाम सरवर सार्क के 15वें महासचिव हैं। तो इस तरह से साथियों 2020 का जो LTGIC का प्रवक्ता का पेपर हुआ था वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि साथियों 2020 से ही इसमें नया प्रावधान जोड़ दिया गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 120 होंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन जो है वो सामान्य अध्ययन के डाल दिए गए थे और 80 जो है कि सब्जेक्ट के थे। तो ये सब्जेक्ट के 80 पेपर जो हमने आपको 80 प्रश्न हमने आप सबके सामने जो है कि प्रस्तुत किया और इसी तरह से बाकी 2017, 2015, 2012 और 2009 के भी जो प्रश्न हैं ये आश्रम पद्धति वाले हों जो चाहे सामान्य जो कॉलेज हैं GIC के, उनके सबके प्रश्न जो हैं कि हम आप सबके सामने इसी तरह से व्याख्या के द्वारा लाते रहेंगे। और अगर इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, तो इसको जो है कि आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।